How are you, Amit? Yeah, I'm good, Vikas, sir. Thank you. Okay, right. कैसा चल रहा है? How is everything in Canada? Everything is now good, and today the date is like July 4th, and from July 1st, तो क्या है कि जुलाई 1st से यहाँ की गवर्नमेंट ने हमको बोला है कि हम मास्क उतार सकते हैं। अच्छा, तो अभी बिजनेस सब बहुत सही चल रहा है यहाँ पे। बहुत सही चल रहा है, ठीक है, right. So we will keep our this thing session both in like Hindi and English, so that या श्योर। as per our audience they can understand the things very easily, right? So ओके यार। we will start the session. So हाँ। my first question to you is that how did you plan your overseas education journey? कैसे आपने अपना प्लान किया, स्टार्ट किया, ये जो कैसे आपने सोचा कि आपने कनाडा में जाके स्टडी करनी है और कौन सा टॉपिक चूज करना है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बताऊं तो मैंने पहले जैसे कि इंडिया से मास्टर इन फार्मेसी की थी, मैं पीएचडी के लिए प्लान कर रहा था। बट क्योंकि जैसे हमें पता चला कि यहाँ पे पीएचडी के ओनली 15 to 20 लिमिटेड सीटें हैं, वो भी ऐसी गिनी चुनी लिमिटेड यूनिवर्सिटी में होते हैं। तो फिर मैंने विकास सर से कांटेक्ट किया और मैंने प्रोग्राम चूज किए। तो एमबीए लाइक ऑलरेडी मैं मास्टर था, तो मेरे को डिप्लोमा में जाने में अपने आप में एक फील हो रहा था कि नो, मुझे कुछ लेवल का करना चाहिए। तो ओके। मैंने एमबीए प्रोग्राम सर्च किया और विकास सर से मैंने कंफर्म करके इनके थ्रू मैंने एमबीए यूसीडब्ल्यू यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट से कर लिया अभी। राइट। सो व्हाई डिड यू चूज कनाडा? आपने कनाडा ही क्यों चूज किया? एज लाइक मैं क्या हूँ कि एक मैं लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने वाला, मतलब अभी मैंने स्टडी कर फिनिश कर दिया है, तो बचपन से ही मतलब मैंने एक लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना, मतलब लॉन्ग टर्म परसेप्शन रहा है मेरा। तो क्या है कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में जाऊँ तो देखो वहाँ पे 8 से 10 ईयर तक मोस्टली जो मेरे फ्रेंड्स हैं, काफी मैंने रिसर्च करी, तो वहाँ पे पीआर का कोई सीन नहीं होता। आप जाओ जस्ट वहाँ पे मनी कमा सकते हो। बट कनाडा में क्या है कि आप जस्ट जाके अगर आपका लक सही है, सब चीज भी सही है, या आप कुछ भी है, भले डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, आप 3 ईयर 5 ईयर के अंदर अंदर पीआर की गारंटी, मतलब ये होती है कि 90% 100% रेयर रहता है कि हाँ हम यहाँ पे पीआर ले सकते हैं, चांसेस रहते हैं। ओके, या राइट। इतनी So I will go back to your education. So Amit, you have done MBA, you said already. Masters, you said. Masters in which field? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने No, एमबीए कंप्लीट। no. In India, आपने मास्टर्स किस चीज में की थी? इंडिया में मैंने मास्टर इन फार्मेसी करके मैंने लगभग 2 ईयर प्लस आर एंड डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम किया था फार्मास्यूटिकल्स में। ओके, बट अभी हाँ। right. So this is a very good like insight for the students who have already done masters in India. They can या also, I mean, apply for the masters again. So उसमें कोई या problem नहीं है. You are the like an example for them that they can anytime like apply for the masters program even after doing the masters in India. या राइट, सो या उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और आपका एक्सपीरियंस भी था वो भी आपको काम आया है जो है एमबीए कोर्स चूज करने में. सो बिकॉज व्हेनेवर यूनिवर्सिटी चेक दिस ऑल ओवर प्रोफाइल, ओवरऑल प्रोफाइल, दे चेक व्हाट द स्टूडेंट हैज डन. उन्होंने जो है मास्टर्स किया, उसके बाद एक्सपीरियंस भी है आपके पास. सो आई थिंक यू हैव डन लाइक मैक्सिमम, यू हैव अटेन द मैक्सिमम लाइक नॉलेज ऑफ योर फील्ड ऑलरेडी. सो आपको कुछ ऐसी स्किल्स चाहिए थी, कुछ मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए थी जिसके के लिए आपको एमबीए जो है चूज करा आपने. अगर मैं पर्सनली बात करूं, लाइफ एक्सपीरियंस की बात करूं, मैं अभी जो मैंने इंडिया से एम फार्म करके मैंने 2 साल 3 साल जो भी काम किया था, वो लाइफ में कंपेयर करता हूँ और आज मैं यहाँ पे जो पोजीशन में रह के काम कर रहा हूँ, मैं इतना कह रहा हूँ कि मतलब आपकी लाइफ बिल्कुल, मैं आज की डेट में बिल्कुल गेम चेंजिंग वाली मतलब फील कर रहा हूँ अभी यहाँ पे एमबीए के बाद। क्योंकि अगर आप एक एक जैसे कहते हैं कि जैसे स्पेसिफिक, जैसे इंजीनियरिंग में, फार्मेसी में, या कोई डॉक्टर भी बन जाता है, तो वो क्या है कि आपके पास टेक्निकल स्किल है, वहां पे आपको मैनेजमेंट स्किल नहीं है आपके पास। वैसे सुनने में जो जिस बंदे ने ऐसी मैनेजमेंट स्किल नहीं कर रखी है उसके लिए बिल्कुल अलग फील होता है। बट आप जब यहाँ पे ये चीजें कर लेते हो, उसके बाद जो आपको फील होता है, ये मतलब जब आप ग्राउंड में उतरते हो कि हाँ भाई, भी आपके सामने पूरी मार्केट खुली है, वहां पे जो एक सीना चौड़ा होता है और फील होता है आपको, वो बिल्कुल अलग रहता है। ग्रेट, या बहुत बढ़िया हमें. सो
इसका जो है आपने ये कोर्स करा है जैसे एमबीए, सो हैव यू कंप्लीटेड नाउ दिस एमबीए कोर्स एंड व्हाट इज योर या करंट स्टेटस? अभी मैं यहाँ पे मैं वर्क परमिट पे हूँ और वर्कर एज ए वर्कर। और मैंने अभी एमबीए मैंने कंप्लीट कर दी थी मार्च 21 एंड में। और मेरा जो अप्रोक्स 1 मंथ मेरा वो आ गया था पूरा, मतलब जो स्टडी परमिट के बाद वर्क परमिट में लग गया था पूरा अप्रोक्स 1 मंथ। और वैसे अप्लाई करने के बाद 10 दिन में आ गया था मेरा। ओके, राइट राइट राइट। उसमें मतलब कोई स्मूथली प्रोसेस हो गया आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई वर्क परमिट लेने में? कोई प्रॉब्लम ही नहीं। क्या होता है कि अप्रोक्स जब आपका फाइनल मार्क्स आपके एग्जाम के बाद ट्रांसक्रिप्ट आने में 10 से 15 दिन लगते हैं। और जब ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है या हमारे जो कॉलेज की वेबसाइट में मार्क्स टोटल जुड़ आ जाते हैं, उसके बाद अप्रोक्स 10 दिन में आपका अप्लाई करने के 10 दिन के बाद आपका वर्क परमिट आ जाता है। अच्छा, ठीक है। और अमित, अब मुझे ये बताइए, जैसे आपने एमबीए की है, इसका आप फर्दर फ्यूचर में क्या स्कोप देख रहे हैं कनाडा में? आपका जो करियर है वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, और आगे आने वाले टाइम में आप अपने आप को किस पोजीशन पे देखते हैं, और अभी आप क्या काम कर रहे हैं? अगर मैं बताऊं तो अभी मैंने जस्ट एमबीए जब मेरा खत्म होने वाला था, इससे जब मैं आया इंडिया से, तो हाँ मैं थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में बताता हूँ। अप्रोक्स 3 मंथ तो मैंने एक होटल पे काम किया था। एक होटल, नॉट रेस्टोरेंट, होटल्स। तो वो डाउनटाउन के मेन सिटी में था। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक पंजाबी कम्युनिटी, अपने इंडियन यहाँ पे बहुत सारे हैं तो आपको मिल जाएंगे। तो उनका एक वेटरनरी हॉस्पिटल था और मैंने जैसे कि पहले से ही फार्मेसी कर रखी थी, तो मैंने उनके वहाँ वेटरनरी में एज ए मतलब जस्ट नॉर्मल एज ए हेल्पर, ऐसे असिस्टेंट की तरह पे काम किया। तो उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस देख के मेरे को 1 साल से पहले वेटरनरी टेक्नीशियन की पोजीशन दे दी थी। ओके। और अभी मेरा एमबीए खत्म हुआ मार्च 21 में। बट मेरे को फेब्रवरी 21 से हमारे एक साथ का डॉक्टर था, उसने और मैंने मिलकर प्लान किया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फार्मेसी की नॉलेज थी। कंट्रोल ड्रग जो भी ऑर्गेनाइजेशन से जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो मेरे को नॉलेज यहाँ पे पता थी। और प्लस मैंने वेटरनरी में काम भी कर लिया यहाँ पे इतना। तो मेरे को जो टेक्निकल स्किल्स है वो मेरे को अच्छे से आती थी, दवाइयों के बारे में मेरे को नॉलेज थी। और एज ए बिजनेस, सो मेरे को इसकी नॉलेज पूरी एमबीए से मेरे को अच्छे से मिली। और मेरे साथ जो डॉक्टर था उसको, क्योंकि वो कनाडा में रहता है, उसके पास फाइनेंशियली वो रिच था। तो मैंने और उसने मिलकर प्लान किया कि हम खुद ना एक अपना खुद का हॉस्पिटल क्यों ना खोल लें। दैट्स ग्रेट। तो स्टार्ट किया, उसने लोन ऑन लिया फाइनेंशियली। और फेब्रवरी से हमने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया। और मार्च 25 या 26 को हमारा हॉस्पिटल, जो वेटरनरी हॉस्पिटल है, वो ओपन हो गया। और अभी अगर मैं कहूँ तो एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी मैं अभी कर रहा हूँ। और जो अभी वेटरनरी हॉस्पिटल ओपन किया है, मैं उसमें मेन मैनेजर मैं हूँ यहाँ पे। और स्टार्टिंग में क्या था कि हमने 3 बंदे हमने हायर किए थे। और अभी आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर को छोड़ के अभी मैंने 5 बंदे और मतलब टोटल 5 एम्प्लॉय मैंने मेरे अंडर हैं। और मैं मैनेजर हूँ वहाँ पे। और वहाँ पे सारे काम करने पड़ते हैं। और एज मैंने कि विकास सर को भी अपनी रेवेन्यू जो हमारी है 3 महीने की वो शो की है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप मतलब जो भी ऑडियंस है उनको दिखा देना रेवेन्यू किस ग्राफ में जा रहा है। श्योर श्योर। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो अ, अगर मैं, वैसे तो बैकग्राउंड मेरा फार्मेसी है, तो मैं चलो पहले नॉर्मली विदाउट फार्मेसी को इंक्लूड करके बोलता हूँ। अगर मैं एमबीए की फील्ड में आज भी जहाँ पे हूँ, अगर सीधे यहाँ से आगे बढ़ूं, तो मिनिमम मैं कह रहा हूँ मतलब कि $1 लाख से $1.5 लाख मेरी पर एनुअल मेरी सैलरी आने वाले 3-4 ईयर में मैं इतनी टारगेट लेके चल रहा हूँ। और एच कैसे यहाँ पे क्या है कि मास्टर डिग्री वाले बहुत कम पर्सन मिलते हैं, वो भी इंडियन या जो भी कोई फॉरेनर होंगे वो ज्यादातर मिलते हैं। और अगर मैं अपने आप को फार्मेसी फील्ड में मैं उसको लिंक करके जोड़ता हूँ, अगर मैं 2 से 3 साल में यहाँ पे लाइसेंस ले लेता हूँ, तो मैं किसी रेपुटेटेड फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन का या तो मैं डायरेक्टली मैनेजर बन सकता हूँ, क्योंकि फार्मेसी का लाइसेंस भी होगा और यहाँ पे एमबीए भी है। और दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को फार्मास्यूटिकल फील्ड में प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग, हॉस्पिटल, हर जगह एक्सपीरियंस है। तो मैं यहाँ पे जो जो इंस्पेक्शन वाले हैं, जो मेडिकल फार्मास्यूटिकल इन जगहों पे इंस्पेक्शन वाले हैं, वहाँ पे एज अ इंस्पेक्टर और
वहां पे उस पोजीशन में मैं देखता हूँ अपने आप को आज से 5 साल के बाद। Okay. Right. That's a very inspirational story, Amit. That you have started your own business after like completing your business MBA program. So it's a very good news for me as well कि आपने खुद का अपना कोर्स कंप्लीट करके अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया and you have become an entrepreneur right now. So this is very excellent news that you have shared with us. Right. My next question would be Amit, that हाँ, what are the PR chances? Is it like different province wise? कैसे हैं PR chances अभी वहाँ पर कैसे हैं? हाँ, अगर मैं पीआर की अभी की आज की डेट में ग्राउंड रियलिटी बताऊं तो अगर जैसे कोविड की वजह से गवर्नमेंट को काफी सारे लोग यहाँ पे चाहिए, और इस साल की अगर बात करूं मैं, तो गवर्नमेंट को 4 लाख इमिग्रेंट्स की इस साल तक पीआर करना है एंड तक। तो हमारा तो इस साल ऐसे ही हो जाना है, और बाकी गवर्नमेंट ने स्कीम भी काफी निकाली है। तो उस वजह से जो डिप्लोमा है या 1 साल का भी डिप्लोमा है, तो हर किसी का पीआर इस साल के एंड तक मोस्ट ऑफ द 80% स्टूडेंट्स जो भी हैं उनके हो जाने हैं। हम्म। और बाकी अगर मैं एमबीए लेवल की बात करूं पीआर के चांसेस, तो अगर किसी ने एमबीए किया है तो उसको तो टेंशन लेने की, अगर कोई मास्टर्स डिग्री भी कर रखी है तो उसको पीआर की मतलब सोचनी ही नहीं है कि हाँ भाई मेरे को पीआर भी करना, टेंशन लेनी नहीं, नो स्ट्रेस। Okay. और अगर मैं कोई 2 साल के डिप्लोमा वाले की बात करूं, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या है कि उनके भी मैं 80 से 90% से कहता हूँ 90+, उनका पीआर 100% हो जाना है अभी। आने वाले अप्रोक्स 7-8 ईयर तक तो मिनिमम मैं कह रहा हूँ, उनको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, क्या है कि जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं यहाँ पे आते हैं सिर्फ ऊबर ईट या मतलब ऐसे जो नॉर्मल सी चीजें करते हैं, जो कि मतलब जो जॉब में ना तो एक्सपीरियंस काउंट करते हैं, और सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉय मतलब सिर्फ पैसे के पीछे जाते हैं पर डेली इनकम के लिए। तो हाँ, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि हाँ, उनके बाद में ना तो एक्सपीरियंस होता है और ना तो किसी एम्प्लॉयर के वहां पे उनका कोई वो होता है कि हाँ भाई वो उनको अपना रेफरेंस स्पॉन्सरशिप दे सके, तो उनके लिए थोड़ी डिफिकल्ट होती है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सोच के जा रहे हो लाइफ में आगे, तो पीआर की कोई टेंशन नहीं लेनी। अभी आप कौन से प्रोविंस में जो अभी रह रहे हो अमित? अभी मैं ब्रिटिश कोलंबिया या ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस है और उसके वैंकूवर सिटी में रह रहा हूँ मैं। वैंकूवर सिटी में। सो कई बार ऐसा भी हमने मतलब सुना है स्टूडेंट्स के कि कई स्टूडेंट्स को जो है पीआर लेने के लिए टोरंटो या फिर ब्रिटिश कोलंबिया से बाहर जाना पड़ता है खाली हाँ, हाँ। पीआर लेने के लिए। उसका कोई रीजन होता है पर्टिकुलर, उनको क्यों नहीं मिल पाती है पीआर जो है? या मैंने सर अभी जैसे अभी पहले बताया क्या है कि जैसे अभी मेरे साथ के ही काफी स्टूडेंट हैं। तो क्या होता है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के साथ जैसे आप स्टार्टिंग जाते हो, तो अगर आप वहां पे अच्छे से एक हार्ड वर्किंग बोलते हैं, आप वहां पे परफॉर्मेंस अच्छी दो, आप वहां पे आपकी पर आवरली वेज शो हो रही है, और आप एक पर्टिकुलर टाइम तक मतलब कंटिन्यूअसली कर रहे हो एक्सपीरियंस के साथ, आप मतलब ये सोच के चल रहे हो कि हाँ भाई मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो ऐसी जगह काम कर रहे हो तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप जैसे कि यहाँ पे वॉलमार्ट और सबवे, सुपर स्टोर ऐसी जगह पे काम कर रहे हो, तो इनमें ये क्या होती है कि ये आपको $16 अप्रोक्स $16 स्टार्टिंग दे देती है। बट ये क्या करती है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है कि आप जैसे एक नॉर्मल वर्कर की तरह जाते हो, असिस्टेंट या कैजुअल के से, तो आप वही लेवल में जा रहे हो। तो क्या होता है कि आप जब 2 साल की स्टडी कंप्लीट कर लेते हो, आपने वही पोजीशन है, उसके बाद भी आप कोई मतलब वो आप एफर्ट नहीं दे रहे हो दूसरी जॉब के लिए, या हाँ भाई मेरे को एक पर्टिकुलर पीआर लेनी है, बी लेवल की मिनिमम जॉब पोजीशन लेनी है, वो सोच के नहीं चल रहे। तो बाद में क्या होता है कि उनके पास 1 साल 2 साल 2 साल या 2 साल या 3 साल जैसे वो वर्क एक्सपीरियंस वाले वर्क परमिट बचे होते हैं, वो अगर पहले साल भी ऐसे वेस्ट कर लेते हैं, तो उनको लास्ट के 2 सालों में अपने मतलब उनको बहुत टेंशन होती है कि हाँ भाई मेरे को अभी कुछ ना कुछ करके या किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मैनेजर की पोस्ट में दिखा के मेरे को पीआर लेने जाना है। तो क्या होता है कि सिटी एरिया में या सिटी एरिया में मिले ना मिले, तो फिर वो बाहर के लिए मूव करते हैं कि जैसे जो छोटे टाउन्स हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको इजिली मिल जाती है। ओके। सो अमित, आपका कहने का मतलब ये है कि जो आप अगर सही तरीके से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो पीआर इज नॉट अ प्रॉब्लम।
यार नो और प्रॉब्लम। मतलब जैसे जिस फील्ड में आपने स्टडी की है उसी फील्ड में अगर आप जॉब भी करते हैं, अपनी अच्छा एक एक्सपीरियंस बनाते हैं, तो आपके अच्छे पॉइंट्स कैलकुलेट हो जाते हैं सीआरएस के लिए। या इजिली या, बट आपको यह है कि आपको यहाँ पे जैसे क्या कि काफी सारे जैसे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, तो आप वहाँ पे एज ए टेक्नीशियन या उनसे अगर आपके अच्छे रिलेशन है तो वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर ये पोजीशन इजिली दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब ऐसे ही कर रहे हैं। तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं है पीआर के लिए। ओके। और मैं कहूंगा कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जंप मत करो। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तब जंप करो अगर आपको कोई सही पोजीशन मिल रही है और आपको एश्योरेंस मिल रहा है कि हाँ भाई हम आपको ये पोजीशन दिखाएंगे, या अगर आप वो पोजीशन के साथ जंप कर रहे हो। हम्म। नहीं तो अगर आप जस्ट मनी के लिए, जैसे कि हाँ भाई आपको वहां पे जॉब मिल रही है और वो इतना पैसे दिखा रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा नो, डोंट गो देयर। ओके। राइट। राइट। एंड अमित, व्हाट आर द पार्ट टाइम जॉब्स स्कोप इन कनाडा? मतलब कुछ ढूंढने में कोई मुश्किल आती है या फिर इजीली मिल जाता है वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स? एंड स्पेशली इन योर लाइक सिटी वैंकूवर साइड में वहाँ पर कैसा है सिनेरियो? अभी मैं वैंकूवर, जैसे मैं भी पूरा ब्रॉड पर्सपेक्टिव को लेके चलूंगा, जैसे कि मैं मेरे फ्रेंड्स सबको लेके, तो मैक्सिमम जो मैंने था कि मेरे को तो अप्रोक्स 7 to 8 डेज में, जब मैं यहाँ पे कनाडा में अराइव किया था, मतलब उतरा था यहाँ पे, तो मेरे को 7 से 8 डेज के अंदर मेरे को जॉब मिल गई थी। और वो भी $16 पर आवर, आज से 2 साल पहले, जून 2019 में। तो वो सही सैलरी थी और सही पोजीशन पे मैं मिल गया था। बट क्या है कि जो यहाँ पे नॉर्मल जो भी स्टूडेंट है, एवरेज को लेके बात कर रहा हूँ, उनको 1 महीना 20 दिन, मतलब 1 महीना एवरेज लग जाता है जॉब यहाँ पे सर्च करने में। क्योंकि क्या होता है, जब वो डायरेक्टली आते हैं तो उनको पता नहीं रहता कि जॉब कहाँ पे मिलेगी, फिर वो अपने रेज्यूमे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई भी है। तो और जो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं जॉब मिलने के, वो हैं जैसे कि कोई भी पिज्जा, जैसे पिज्जा बनाते हैं रेस्टोरेंट इन जगहों पे, और या सुपर स्टोर वॉलमार्ट, इन जगहों पे बहुत चांसेस होते हैं। और इसके अलावा वेयर हाउसों में जॉब अच्छी मिलती है, और वहाँ पे सैलरी भी सही रहती है। $16 तो आज, अगर मैं आज की पे रेट के हिसाब से कैलकुलेट करूँ 21st की, तो आपको $17 स्टार्टिंग मिल जाएगी ब्रिटिश कोलंबिया में। राइट। Amit, was there any difference between your expectations and reality before, I mean, after coming to Canada? कुछ ऐसा आपको डिफरेंस लगा हो? अगर मैं कहूँ तो एक्सपेक्टेशन, जब मैं कनाडा में इंडिया से आया था, तो टू बी ऑनेस्ट मैंने अप्रोक्स 6 मंथ पहले मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मैं कभी कनाडा भी जाऊंगा, या मतलब ऐसे मेरे को जाना पड़ेगा। बट अगर आज मैं कंपेयर करूं, मैंने एम फार्म करके मैंने 2 से 3 साल, अगर मैं इंडिया की कंपेयर करूं, तो एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में मैं जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट था, और मेरे को 24-25 थाउजेंड अप्रोक्स मंथली सैलरी मिलती थी, जो कि मेरा खुद का खर्चा नहीं चल पाता था। और अगर मैं आज कनाडा में, वही मैं कहूँ कि 2 साल के बाद मैंने MBA करके जॉब यहाँ पे मेरे को मिल रखी है, तो इजीली मेरे को, अगर मेरे को यहाँ पे 6 to 7 थाउजेंड के अप्रोक्स मेरी सैलरी है पर मंथ कैनेडियन। और उसमें मेरा सब कुछ है, बस मेरे को थोड़ा टाइम निकालना है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे मैनेजर हूँ और हम एक एंटरप्रेन्योर का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं है। बाकी सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो नो टेंशन, मतलब काफी बहुत बहुत हाई है। और हाँ, अब वो टाइम भी है कि मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं ज्यादा एम्प्लॉयर हायर करूँ, एम्प्लॉय एंड डिस्ट्रीब्यूट वर्क करूँ, वो मेरे ऊपर है। और वो यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल है, एक्सपेक्टेशन से इंडिया के कंपेयर में, जो हम एक्सपेक्टेशन वहाँ पहले रखते हैं, उसके कंपेयर में हमें काफी सही मिलता है। Okay. ये मैंने जज Right. किया। Right. Right. Amit, is Canadian study structure different from Indian one? कुछ उसमें difference है यहाँ की पढ़ाई में और कनाडा की पढ़ाई में, इंडिया की पढ़ाई और कनाडा की पढ़ाई में? इंडिया और कनाडा की पढ़ाई में बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडिया की पढ़ाई में क्या है कि वहाँ पे भाई आप पढ़ो, और मतलब इंडिया में क्या होता है कि जैसे मिनिमम भी अगर आप कोई +2 के बाद की स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे 6 महीने का आपका सेमेस्टर होता है, जो मैं जिस टाइम पे मैंने किया था। तो 6 महीने का सेमेस्टर है, और सेमेस्टर के सेशनल जो बीच में होते हैं वो मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आप 1-2 रात पहले पढ़ो, बस पास हो जाओ।
बट और मेन होता है जो इंडिया में एफर्ट देना होता है उनको सेमेस्टर में होता है, और सेमेस्टर में अगर आपके 40% या प्लस मार्क्स आ गए तो भाई आप पास हो गए। बट कनाडा में क्या है कि यहाँ पे जो स्टडी पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपकी यहाँ पे हर हफ्ते में, हर 2 वीक्स में आपकी एक असाइनमेंट होती है। आपकी क्लास पार्टिसिपेशन के 15% से 20% डिपेंड करता है प्रोफेसर के ऊपर, वो मार्क्स होते हैं। आपकी 5% से लेके 30% तक पर्टिकुलर असाइनमेंट होती है, और 3 मंथ के सेमेस्टर होते हैं। और आपको ये है कि अगर मैं कहूँ, अगर आप एमबीए लेवल या कोई मास्टर लेवल की स्टडी कर रहे हो, तो मैं, जैसे कोविड भी खत्म हो गया, आपकी ऑनलाइन क्लासें नहीं होंगी, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा सोच के आना कि जब तक हमारी स्टडी खत्म नहीं होती है तब तक हाँ भाई हमको पढ़ने के लिए आना है। और यहाँ पे कंटिन्यूअसली आपको पढ़ना होता है। अगर आप 1 या 2 दिन मतलब आप ब्रेक दे रहे हो, तो आपको तीसरे दिन भी एफर्ट देना पड़ेगा। और आपको जो आपने 2 दिन ब्रेक लिए हैं, आपको फील होगा कि ना, हमको वहाँ पे ब्रेक नहीं लेना चाहिए था, हमने वहाँ पे भी पढ़ाई करनी चाहिए थी। यहाँ पे पढ़ाई रियली डिफिकल्ट होती है मास्टर्स लेवल में। अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल में आ रहे हो, जैसे कि इंडिया में हम बीएससी या कोई भी बीबीए करते हैं इस लेवल में, तो नो, आप हफ्ते में एक बार असाइनमेंट बना लो और आप हफ्ते में 4 से 5 दिन कंटिन्यूअसली काम करो, तो बराबर लगता है। मतलब अंडर ग्रेजुएट तक की स्टडी नो डिफिकल्ट, क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज जो पासिंग मार्क्स भी होते हैं ओनली 60% चाहिए होते हैं। और वही आप अगर मास्टर डिग्री में जाते हो तो आपको मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया 72% होता है। तो या मास्टर्स में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपका। Okay, right. So, Amit, what is the current COVID situation in Canada? कैसी है अगर अभी? मैं ब्रिटिश कोलंबिया की बात करूँ तो यहाँ पे कोविड अभी कोई केसेस नहीं है, और ओवरऑल तो जो कोविड टाइम चला था, पीरियड चला था, तो यहाँ पे कोई मेजर केसेस देखने को नहीं आए। हाँ, मेरे फ्रेंड्स लोग थे, उनको कोविड हुआ था, बट एक हफ्ते में सारे लोग नॉर्मल हो गए थे, ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई। और अगर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट की बात करूँ तो गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। और ये नहीं है कि हाँ, अगर वो पर्टिकुलर पर बंदे के पीछे मत लगे रहती है, नो। उनके रूल है कि हाँ, अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हो तो आपको मास्क मैंडेटरी है। और बस में क्या है कि जैसे सीट्स हैं, तो उन्होंने हर एक बस के सीट के पीछे लगा दिया था, एक बंदा बैठेगा, दूसरी सीट नो छोड़नी है, या एक सीट पीछे जगह छोड़नी है, उसके पिछले वाली सीट पे बंदे बैठेंगे, सोशल ऐसे करके। डिस्टेंसिंग में। ओके, सोशल डिस्टेंसिंग गवर्नमेंट ने प्रॉपर जो भी क्या है इंतजाम कर रखे थे। तो यहाँ पे आपको ज्यादा पर्सनली नहीं, गवर्नमेंट सब पूरा करती है। right. And Amit, my last question is, what is your like advice to the future students? कोई आप ऐसी स्पेशल एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो कि अभी पढ़ने के लिए आना चाहते हैं कनाडा में, जो ड्रीम्स देख रहे हैं अभी और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं कैनेडियन स्टडी के लिए? तो इसके लिए मैं कहूँगा, यू आर मोस्ट वेलकम आने वाले 5 ईयर तक। और जैसे अभी आपको मतलब यहाँ पे एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अगर आप यहाँ पे आते हो, अगर आपके पास पैशन है, आप थोड़ा भी माइंड खोल के चलते हो, या मतलब आप नॉर्मल पर्सन भी, इंडिया में कहता हूँ, जो लोग 20,000 की 15,000 की जॉब के लिए मतलब सोचते हैं कि यार हमको इतनी तब भी मिल जाए, मैं कह रहा हूँ हर कोई बंदा यहाँ पे आए। और यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल ग्राउंड खुला है, ज्यादा कंपटीशन नहीं है, लिमिटेड कंपटीशन है। और यहाँ पे आपको 1 करोड़ तक पहुंचने में, मैं कह रहा हूँ आपको 5 ईयर नहीं लगने, जो आपको रेवेन्यू लेके चलते हो। राइट, यहाँ पे जो इंडिया में जो नॉर्मल पर्सन है, वो आपकी गवर्नमेंट जॉब के रिटायरमेंट के बाद की जो चीजें सोचता है, वो कनाडा में आने के बाद बंदा 5 ईयर से पहले पहले वो पोजीशन, वो मतलब उतना कुछ अचीव कर लेता है, और उसके बाद की सोचना शुरू करता है कि हाँ, मेरे यहाँ पे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, ये करना शुरू करना है। राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड एडवाइस फॉर द फ्यूचर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एक तो कनाडा में आपको कंपटीशन कम मिलेगा, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जो कि हाँ, डिजर्विंग स्टूडेंट्स जो है उनको वो जो चीज डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल पाती है, बिकॉज एग्जैक्टली एक वो बात है। अननेसेसरी कंपटीशन का उनको उनको फेस करना पड़ता है, अननेसेसरी कंपटीशन। सो वो चीज आपको कनाडा में एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप अपनी स्किल्स के साथ जो है फ्यूचर में ग्रो कर सकते हो। So this is very good advice from you, Amit, and really it was a very nice session with you, and hope to see you soon again.
And thank you so much for sparing time for this session. Thank you so much, Amit. Thank you, sir. Thank you. Bye Have a bye. good day. Thank you. Same to you. Bye. Bye.